नमस्कार। तो क्लास 3 के आपके जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए हमने एक सीरीज़ जो है वो चलाई हुई है। आपको पता है नया राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा, क्लास 3 के एग्ज़ाम जो है वो लेगा। जितने भी आपके और भी एग्ज़ाम होते हैं, एचपी टेट के होते हैं, और भी एग्ज़ाम बहुत सारे हैं आपके, जेबीटी का हो गया, एचपी टेट हो गया, पुलिस का हो गया, डेफिनेटली सभी एग्ज़ाम्स में आपको इस सीरीज़ से हेल्प मिलने वाली है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 144 से जो है वो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन को बड़े ही डिटेल से समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चन के बीच से पूछा जाए ना, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन पूछे जाए, बीच से भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वही हम इंश्योर करेंगे कि कुछ भी अगर लिंक कर कर कहीं से भी पूछा जाता है तो वो आपका करेक्ट होना चाहिए किसी भी हाल में। तो इंडिया जीके का कल हमने एक पार्ट डिस्कस कर लिया था, आज सेकंड पार्ट है। 144 क्वेश्चन से जो है डिस्कस करेंगे, अलग अलग सेक्शन इसमें डिस्कस किए जाएंगे। हिस्ट्री से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं विच वेदा डील्स विद द प्रोसीजर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। तो बोलते हैं कि कौन सा वेद यज्ञों के निष्पादन प्रक्रिया से संबंधित है। जो सेक्रीफाइसेज होते हैं, जितना भी कर्म कांड हो गए जैसे, ये सारे जो है वो किस वेद में जो है वो आते हैं, कौन से वेद में इनका वर्णन किया गया है। तो इनका वर्णन यजुर्वेद में देखने को मिलता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब यजुर्वेद में इनका वर्णन देखने को मिलता है। हमने पिछले कल सामवेद के बारे में पढ़ा था। हमने सामवेद का उपवेद जो था वो पढ़ा था। गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद आपने ध्यान रखना है कि ये जो है ये सामवेद का उपवेद है। और अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद का भी एक उपवेद है जिसका नाम है धनुर्वेद। ये आपने ध्यान रखना है। क्या नाम है इसका? धनुर्वेद जो है वो इसका नाम है, जो इसका उपवेद है। इसके उपवेद को भी ध्यान रखें। वेदों में मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। यही फ़ायदा है डेली वीडियो देखने का कि बार बार चीज़ें रिवाइज होंगी। वेद हैं 4 प्रकार के। जो 4 वेद हैं उनको संहिता जो है वो कहा जाता है। 4 वेदों में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद जो हैं वो आ जाते हैं। ऋग्वेद के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त जो हैं वो आते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। हालांकि हिमाचल के में तो पूछा ही जाता है, एसएससी लेवल के एग्ज़ाम में भी ये रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 145 देखें। बोलते हैं हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो बोलते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक जो था वो कौन थे। अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं ना, किसकी संस्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो ऋषभनाथ के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। जैन धर्म के फाउंडर आपको यहाँ से पता चल रहे हैं कि जैन धर्म के जो था वो फाउंडर थे। अब ये जो जैन धर्म था ना, इसमें अलग अलग तीर्थंकर आए। तीर्थंकर जो आए, तो सबसे पहले नंबर के तीर्थंकर आप कहेंगे वो कौन हुए? वो ऋषभनाथ ही हुए। ऋषभदेव भी कहीं पर इनको लिखा गया है, आदिनाथ करके भी इनको लिखा गया है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब उसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि पार्श्वनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? ये 23 नंबर के तीर्थंकर थे। ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो महावीर थे, महावीर के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, महावीर, इनका जो वास्तविक नाम था ना वो वर्धमान था। और इन्होंने जब ये बचपन में थे ना, पहले तो ये मतलब इस तरह से नहीं थे। 30 वर्ष के थे ये जब इन्होंने गृह को जो था वो त्याग कर दिया था। बहुत कठोर तपस्या की थी। और ऋजुपालिका नदी थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्हें साल वृक्ष के नीचे जो था वो कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद जो था ये कैवलिन कहलाए गए जब इनको ज्ञान की प्राप्ति जो था वो हो गई। महावीर के बारे में आपने एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी पावापुरी में जो था वो हुई थी। और ये जो था ना, जो जैन धर्म था, जैन धर्म जो था ये, इसके 3 रत्न हुए, जिस दिन को जो था वो त्रिरत्न कहा गया। कर्म फल से मुक्ति के लिए बोला जाता था कि 3 रत्न जो हैं वो इनका अनुपालन करना चाहिए, इनकी पालना करनी चाहिए। एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा ये त्रिरत्न कौन कौन से थे। तो ये थे, एक था राइट टू बिलीफ, एक था राइट टू कंडक्ट, एक था राइट टू नॉलेज। समयक दर्शन था, समयक ज्ञान था, समयक आचरण था। तो ये आपने ध्यान रखना है। और ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद नहीं, ये जो जैन धर्म था इसी में जो था वो श्वेतांबर और दिगंबर भी हुए, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। 146 क्वेश्चन। बोलते हैं विच रूलर बिल्ड द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो नरसिम्ह देवा फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था। नरसिम्ह देव फर्स्ट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अच्छा, कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ये आपको पता चल गया। यहाँ से और क्या क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं?
इसका आर्किटेक्ट पूछ लिया जाता है, इसकी शैली पूछ ली जाती है। तो नरसिंगादेव फर्स्ट के द्वारा ये बनवाया गया था और इसकी जो शैली है वो कलिंगा आर्किटेक्ट में जो है ये बना हुआ है। उड़ीसा में भी ये मंदिर कहाँ प्रसिद्ध है, कई बार उड़ीसा ना ऑप्शन देके पूरी ऑप्शन में दे दिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पूरी उड़ीसा में ही पड़ता है। ये सिटी है उड़ीसा की, ये इसको लेकर कन्फ्यूज़न ना हो आपको। और क्या ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है, तो हाँ ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में है। और यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इसको कौन से ईयर में शामिल किया गया था, तो 1984 में इसको यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में जो था वो शामिल किया गया था। चलो ये बात भी सही है। अब इंडिया में टोटल कितनी ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में आ चुकी हैं, तो इंडिया में टोटल 42 ऐसी जो है वो साइट्स हैं। 42 अभी ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में आती हैं। क्या हिमाचल में भी कोई ऐसी साइट है? बिल्कुल जी, हिमाचल में भी ऐसी साइट है और ये है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क को 2014 में यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया था, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से बाहर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा अगर इस तरह से लिंक किए गए क्वेश्चन। 147 देखें, बोलते हैं हु वॉज द सन ऑफ बाबर। तो बाबर का जो पुत्र था उसका नाम यहाँ पर पूछा गया है। बाबर का जो पुत्र था वो था हुमायूं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो पूरी कहानी जानते हैं दोनों के बारे में। देखो मुगल साम्राज्य जो भारत में आता है ना, तो कहा जाता है कि बाबर के द्वारा ही इसकी कहीं ना कहीं प्रस्थापना की गई या इसको समृद्ध किया गया यहाँ पर आकर। बाबर ने जो था वो पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग जो था वो हो गया था। पानीपत के युद्ध के बाद जो था बाबर इतना स्ट्रांग हो गया कि उसने जो था वो आधे से ज़्यादा भारत पर जो था वो कब्जा कर ही लिया था लगभग अपना। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं जो है वो आता है, परंतु बाबर की आत्मकथा भी थी जिसको तुजुके बाबरी कहा जाता है। ये तुर्की भाषा में जो था वो लिखी गई थी, ये ध्यान रखना है। फिर हुमायूं जो है वो आता है। अब हुमायूं था तो ठीक, परंतु शेर खां जो था वो इसका कंटेम्प्रेरी हुआ करता था और शेर खां बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। शेर खां के साथ जो था वो लड़ाइयाँ होती रही हुमायूं की, और 1540 में जो था वो कन्नौज की लड़ाई होती है हुमायूं के द्वारा जो है वो, इसमें कि हुमायूं को जो है वो परास्त कर दिया जाता है शेर खां के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है। और धीरे धीरे हुमायूं के हाथ से जो है वो सत्ता चली भी जाती है। अब हुमायूं के हाथ से सत्ता चली जाती है और शेरशाह सूरी के पास जो है वो सत्ता आ जाती है। तो शेरशाह सूरी जो है वो अपने हिसाब से चलाता है बीच में, परंतु फिर से जो था वो फिर से हुमायूं जो था वो जाग उठा और हुमायूं ने 1555 में फिर से जो था वो दिल्ली पर कब्जा जो था वो कर लिया था, परंतु उसके बाद वो काफ़ी टाइम तक जीवित भी नहीं रह पाया था। फिर उसके बाद उसका पुत्र था अकबर। अकबर जो था वो राजा बना था। तो अकबर उस टाइम काफ़ी छोटा था, तो अकबर का संरक्षण जो था वो बैरम खान के द्वारा जो था वो किया जाता था। अकबर के कार्यकाल के दौरान ही जो था वो पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। बैटल ऑफ पानीपत जो सेकंड बैटल है उसकी हम बात कर रहे हैं, पहली तो हमने पहले पढ़ ली है। सेकंड बैटल जो है वो आपने ध्यान रखनी है कि अकबर के कार्यकाल के दौरान हुई थी। तो ये सिनेरियो रहा था। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर वॉज टुक प्लेस इन विच ईयर। तो पहला जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था वो कौन से वर्ष में जो था वो हुआ था। ये जो पहला नंबर का एंग्लो सिख वॉर होता है ना, ये होता है आपका 1845-46 में। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 1845-46 में जो है ये होता है। चलो सही बात है कि 1845-46 में ये हो गया। अब क्या एक ही एंग्लो सिख वॉर हुआ, क्या फिर एक ही ऐसा युद्ध हुआ जो आपको याद रखना है? नहीं, ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं जो हम याद रखेंगे और हमने इतनी बार ये रिवाइज कर रखे हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ में कि आपको भूल भी नहीं सकते। अब देखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद सेकंड एंग्लो सिख वॉर होता है और सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में जो है वो होता है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि अलग अलग बैटल्स जैसे कि एंग्लो मैसूर वॉर जो था वो हुआ। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो था हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ। पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1767 में और 69 में। इसका जो एंड हुआ था ना वो कैसे हुआ था, वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से जो था वो हुआ था। उसी तरह सेकंड जो वॉर हुआ ना एंग्लो मैसूर वॉर, वो आपने ध्यान रखना है 1784 में जो था वो हुआ था और इसका एंड होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में। हमने पहले भी पढ़ा है ये, इस बार फिर से पढ़ लिया और एचएस में ये पूछा भी गया था कि कौन सी ट्रीटी किसके साथ जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट के साथ ट्रीटी ऑफ मद्रास, सेकंड के साथ ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। उसके बाद थर्ड आ गया जो एंग्लो मैसूर वॉर है तीसरे नंबर का, वो 1792 में जो था वो हुआ और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो है वो 1792 में फिर होती है।
और 4th नंबर का एंग्लो मैसूर वॉर जो है ये आ गया, ये 1799 में जो है वो होता है। और टीपू सुल्तान जो था यहाँ पर मारा जाता है और टीपू सुल्तान की मृत्यु के साथ ही जो है इसका समापन भी जो है युद्ध का हो जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने सिख वॉर पढ़ लिया, मैसूर वॉर पढ़ लिया, ये 2 काफ़ी हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा अगर हम बहुत आगे तक निकल गए। पूछा गया एग्ज़ाम में तो यहाँ से इतना सा याद रखना फिलहाल। 149 देखें, बोलते हैं इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वर वंस अगेन यूनाइटेड। तो बोलते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था जिसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी वो एक साथ फिर से आकर मिल गई थी। तो ये लखनऊ का सेशन था, 1916 में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। लखनऊ का 1916 का सेशन हमने पिछले कल भी पढ़ा था कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ कि बार बार रिवाइज़ करो इनको, इतनी बार रिवाइज़ कर लो कि गलत ऑप्शन देखते ही आपको पता चल जाए कि ये गलत स्टेटमेंट जो है वो दी गई है और सही स्टेटमेंट आपको एकदम से याद आ जाए। 1916 का सेशन लखनऊ में हुआ, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता की गई। क्या हुआ इसमें ये पता चल गया। इसी तरह हमने 1907 का सेशन भी कल पढ़ा था। 1907 का सेशन जो था वो सूरत में हुआ था और रास बिहारी घोष के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। वहाँ पर कांग्रेस का विभाजन हो गया था, कांग्रेस नरम और गर्म दलों में बंट गई थी। और उसके बाद 1908 में जो मद्रास का सेशन हुआ वो भी रास बिहारी घोष के द्वारा ही अध्यक्षता की गई। हमने कल 1905 का सेशन भी पढ़ा था, 1906 का सेशन भी पढ़ा था। 1905 का सेशन जो था वो कहाँ पर हुआ था, बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें आपको पता है बंगाल का विभाजन भी हुआ था इसी दौरान। 1906 का सेशन कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता जो था वो की गई थी। यहाँ पर 1916 का सेशन हमने कवर कर लिया। 1931 का कराची का सेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। 1907 का सेशन हमने पढ़ लिया, रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। हमारे पास एक 1929 का सेशन जो है वो बच जाता है। 1929 का सेशन जो था ये लाहौर में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो इसकी अध्यक्षता की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ध्यान रख लिए। देखो क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं ना, अपनी स्टडी को शेप देनी है, तो टेस्ट सीरीज हमने चलाई है अलाइड सर्विसेज के लिए, जो बाकी एग्जाम्स को भी डेफिनेटली कवर कर लेगी जब आप अलाइड की तैयारी करेंगे। तो शेड्यूल्ड है पहला टेस्ट जो है वो बहुत जल्दी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो पहली से लेकर 10 तक टेस्ट होंगे ना, तो 10 तक आप जब अगर अच्छे से अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ जो है वो हर एक टेस्ट को देंगे, फाइनल एग्ज़ाम की तरह समझ कर देंगे, तो आप जब आपका सच में फाइनल एग्ज़ाम होगा ना, तो आप क्लियर करने लायक हो जाएंगे कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से अवेल कर लेना अगर अवेल करनी है आपको। और इस बात की ना मैं गारंटी आपको दे देता हूँ कि अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ ना पहली से 10 टेस्ट सीरीज़ों तक काम करेंगे ना, तो आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि हमने सारा सिलेबस कवर किया है और शेड्यूल्ड वे में चलाई है। पहली टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करेंगे, दूसरी के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा, फिर तीसरी के लिए टाइम मिलेगा, आपको अपनी कमियां इंप्रूव करने का टाइम मिलेगा। बस फाइनल एग्जाम की तरह समझ के ही इन टेस्टों को देना, तभी मज़ा आएगा आपको। अगला 150 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं कोलाटम इज़ अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बोलते हैं कोलाटम किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कोलाटम की अगर हम बात करते हैं, देखो फोक डांसेस भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। कोलाटम जो है वो ऑप्शन बी तमिलनाडु का भी ये इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तमिलनाडु के अलावा ये आंध्र प्रदेश में भी परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन बी और डी ये दोनों ही सही आंसर है। कोलाटम को लेकर हम बड़े ही बेसिक से जो है वो डांसेस पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर पूछे जाएं तो कम से कम आंसर आप सही कर पाएंगे। अगर आंसर सही नहीं भी आता है तो बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब देखो आपने ध्यान रखना है, कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का ये है, और कथकली की बात करें तो कथकली जो है वो केरल का है। ये आपने ध्यान रखना है। आपने ध्यान रखना है यक्षगान के बारे में। यक्षगान जो है वो कर्नाटक में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और इसके अलावा मांडो डांस है। मांडो डांस जो है वो कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये गोवा में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ये आपने ज़रूर ध्यान रखना है। आपने गुजरात का गरबा, ये तो याद रह ही जाता है। और बिहू डांस कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, असम में जो है ये परफॉर्म किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बेसिक से डांसेस आपने ध्यान रख लेने हैं।
151 क्वेश्चन में बोलते हैं विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेनेट। तो हमने पिछले कल भी प्लेनेट के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ा था, आज फिर से हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सबसे ठंडा ग्रह जो है वो कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है। तो 151 का ऑप्शन सी नेपच्यून जो है वो सही आंसर है, ये कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो है। अब हम प्लेनेट्स के बारे में आज फिर से रिवाइज करते हैं ताकि जो हमने पिछले कल पढ़ा है वो भी एक बार रिवाइज हो जाए और हमें नई चीज़ें भी जानने को मिल जाए। अब देखो कोल्डेस्ट प्लेनेट जो है वो नेपच्यून आ गया और हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो वीनस जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट आ जाता है। ऐसा प्लेनेट जो फास्टेस्ट रोटेट करता है सोलर सिस्टम में वो कौन सा है, वो हमने पढ़ा था जुपिटर जो है वो फास्टेस्ट रोटेट करता है। हमने रिवॉल्व का भी पढ़ा था और रिवॉल्व कौन सा करता है, मरकरी जो है वो रिवॉल्व करता है। रोटेशन और वेल्यूएशन में आपको फ़र्क भी बताया था मैंने। ग्रीन प्लेनेट किसको कहते हैं, तो ग्रीन प्लेनेट जो है वो यूरेनस को जो है वो कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि सबसे बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है, तो जुपिटर जो है वो बिगेस्ट प्लेनेट जो है वो है, ये आप ध्यान रखें कि बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा है। ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन सा, सबसे चमकीला ग्रह जो है वो चमत्कार ग्रह जो सबसे चमकने वाला ग्रह है वो है वीनस ग्रह, वो भी आपने ध्यान रखना है। चमकीला होने के साथ साथ वीनस को इवनिंग स्टार भी कहा जाता है और इवनिंग स्टार होने के साथ साथ ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट भी जो है वो आता है। और ये आपने ज़रूर ध्यान रख लेना है कि हमारा पृथ्वी जो है वो उसको ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह कहते हैं, वो नाम से ही आपको पता चल जाता है। इस क्वेश्चन को आप सही कर ही देते हैं। अच्छा, हमारी पृथ्वी का ना एक नेचुरल सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे सैटेलाइट हैं, तो नेचुरल सैटेलाइट पृथ्वी का कौन सा है वो आपने कमेंट करके बताना है। अगला क्वेश्चन देखें जी 152 नंबर क्वेश्चन। 152 क्वेश्चन नंबर की तरह हमने पिछले कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। बोलते हैं व्हाट इज़ बोरा। तो बोरा क्या है, बोरा एक लोकल विंड का टाइप है, ऑप्शन ए सही आंसर है। ध्यान हो तो पिछले कल भी लोकल विंड जो था वो रिवाइज हुई थी, कोई बात नहीं आज फिर से कर लेते हैं। बोरा जो है ये कोल्ड और ड्राई विंड का टाइप है एक, और हंगरी टू पोलैंड जो है ये चलती है, ये आपने ध्यान रखना है बोरा के बारे में थोड़ा डिटेल से। इसके अलावा हमने चिन्नूक के बारे में पढ़ा था। चिन्नूक जो है ये हॉट और ड्राई विंड होती है, रॉकीज माउंटेन्स जो है ना वहाँ पर ये आती है। कहाँ पर है ये रॉकीज माउंटेन, कमेंट करके आप बताएंगे। बेसिक 8वीं की एनसीईआरटी 6ठी 7वीं की एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा रॉकीज माउंटेन का, तो अभी आप बताएंगे कमेंट करके। और इसी तरह की एक लोकल विंड हमारे पास फोयन भी है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि फोयन जो है वो किस तरह की है, ये हॉट और ड्राई है और अल्प्स के जो माउंटेन है ना वहाँ पर चलती है, ईस्टर्न साइड इनकी, ये भी ध्यान रखें। ब्लिजार्ड जो कि टुंड्रा रीजन में चलती है, ये भी आपने ध्यान रखना है कि ब्लिजार्ड भी जो है एक लोकल विंड का टाइप है और टुंड्रा रीजन में जो है ये देखने को मिलती है। पुर्गा हो गया, पुर्गा जो है वो साइबेरियन क्षेत्रों में देखने को मिलती है और ये कोल्ड जो है वो होती है पुर्गा, ये भी ध्यान रखें पुर्गा के बारे में। पुर्गा हो गया, पुर्गा के अलावा हमने चिन्नूक जान लिया, फोहेन जान लिया, बोरा जान लिया। एक बोरा के अलावा मिस्ट्राल भी होती है, मिस्ट्राल भी बहुत ठंडी होती है, तो मिस्ट्राल भी ध्यान रख लेना। ये होगी, तो इतनी ही पूछी जाएंगी अगर पूछी गई, हमने मेन तो याद रिवाइज जो था वो कर ही ली। अगले में बोलते हैं विच इज़ एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बहुत ही आसान है, ये रेड क्लिफ है, ऑप्शन ए सही आंसर है। रेड क्लिफ बाउंड्री लाइन है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो बनती है। मैकमोहन लाइन की बात करें ना तो मैकमोहन लाइन कहाँ पर बनती है, ये इंडिया और चाइना के बीच में जो है वो बनती है, ये आपने ध्यान रखना है। हमारे पास डुरंड लाइन भी दिया गया है। वैसे तो देखो जब अखंड भारत हुआ करता था, भारत ही हुआ करता था, पाकिस्तान की कोई वर्चस्व था ही नहीं, तो ये भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में होती थी, परंतु अभी ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच की लाइन है, ये आपने ध्यान रखना है। मैगिनेट लाइन दिया गया है, मैगिनेट लाइन जो है वो किसके बीच में आती है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में जो है वो आती है, फ्रांस और जर्मनी की है। एक बार एचएस में 49th पैरेलल जो है वो पूछी गई थी, टैट में भी पूछी जा चुकी है हालांकि ये, तो 49th पैरेलल यूएसए और कनाडा के बीच में जो है वो स्थित है। ठीक है, इनके बीच की जो बाउंड्री लाइन्स है, तो हमने डुरंड लाइन जान लिया, मैकमोहन लाइन जान लिया, रेड क्लिफ जान लिया, मैगिनेट जान लिया, 49 पैरेलल जान लिया, बस इतने ही जानते हैं, 4-5 हो गई, ये बहुत है। आगे बोलते हैं विच इज़ अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है जो वेस्ट की ओर जो है वो बहती है। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात करें तो वो लूनी है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब लूनी के बारे में अगर हम बात करें तो ये रिवर ना राजस्थान में देखने को मिलती है
और राजस्थान में ये रिवर देखने को मिलती है। निकलती कहाँ पर है राजस्थान से ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना कि कहाँ से निकलती है। तो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ना, अरावली की पहाड़ियों से ये निकलती है, या फिर आप पुष्कर के साइड, पुष्कर वैली में ये ओरिजिनेट होती है। अरावली की पहाड़ियाँ जो है वो उस साइड आ जाती हैं, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो लूणी का पता चल गया आपको। और इसके बाद जो है आपने कावेरी नदी के बारे में ध्यान रखना है कि ये नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है वो कर्नाटक में ओरिजिनेट होती है। कर्नाटक का जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है ना, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ताला कावेरी नामक स्थान से ये निकलती है। कावेरी के बारे में भी पता चल गया। कृष्णा भी ऑप्शन में दिया गया है। तो कृष्णा नदी के बारे में ध्यान रखना है कि कृष्णा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो ये नदी जो है ये महाराष्ट्र में निकलती है। महाराष्ट्र में जो है वो कहाँ से निकलती है, तो महाराष्ट्र में जो महाबलेश्वरम करके है, महाबलेश्वरम से जो है ये निकलती है महाराष्ट्र में, ये आपने ध्यान रखना है। महाराष्ट्र के बाद ये कर्नाटक में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जो है वो बहती है, ये भी ध्यान रखें। और अब हमारे पास एक नदी बचती है, वो कौन सी है, वो है हमारे पास महानदी। महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है। देखो महानदी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट नदी है, और ये नदी जो है वो निकलती है रायपुर छत्तीसगढ़ से। ये आपने ध्यान रखना है कि रायपुर छत्तीसगढ़ से जो है ये निकलती है, और ये छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश, उड़ीसा से होकर जो है वो बहती है। और हीराकुंड डैम के बारे में सुना होगा। हीराकुंड डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये महानदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ डैम है। और हीराकुंड डैम है कौन से स्टेट में स्थित, ये भी पता होना चाहिए। तो ये जो है उड़ीसा स्टेट में जो है वो आता है। तो उड़ीसा स्टेट भी आपने यहाँ से नोट कर लेना है। 154 क्वेश्चन में बोलते हैं विच डिवाइड इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट। तो जैसे इंडिया का मैप अगर आप बनाएंगे ना, तो इंडिया का मैप कुछ इस तरह से जो है वो बन जाएगा। अब इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में जो है वो इस तरह से एक लाइन डिवाइड करती है। एक नॉर्थन साइड आ जाती है, एक साउदर्न साइड जो है वो आ जाती है। फिर वो है ट्रॉपिक ऑफ, कौन सी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इसको कहते हैं। 155 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया को ऑलमोस्ट 2 क्लाइमेटिक जोन्स में जो है वो बांट देती है। ये ऊपर वाला मुख्य रूप से हिमालयन क्षेत्र जो है वो आ जाता है। हिमालय का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से इंडियन स्टेट से होकर गुजरती है, वो आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में जो है वो किन किन स्टेट से होकर गुजरती है। तो ये गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिज़ोरम से, इन 8 स्टेट से होकर गुजरती है। टोटल कितने स्टेट हैं, 8 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर दूं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इनको ध्यान रखना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन। तो बोलते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है, कौन सा ऐसा भाग है जो भारत के नागरिकों के फंडामेंटल राइट की बात जो है वो करता है। हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो कौन से पार्ट में आते हैं, वो आते हैं पार्ट नंबर 3 में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जितने भी पार्ट हैं उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के साथ डील करता है। पार्ट 4 की उसी तरह अगर हम बात करते हैं तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। पार्ट 4 का एक ए पार्ट भी आता है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, ये आपने ध्यान रखना है। पार्ट 5 आता है, ये यूनियन गवर्नमेंट की जो है वो बात करता है। और पार्ट 2 भी जो है वो हमारे पास आता है, ये सिटीजनशिप की जो है वो बात करता है, इसका भी ध्यान रखें। उसी तरह हमारे पास जो इम्पोर्टेंट और भी पार्ट आते हैं, जैसे कि पार्ट नंबर 14 हो गया। पार्ट नंबर 14 जो है वो डील करता है यूपीएससी के साथ और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के साथ। एक हमारे पास ऐसा पार्ट है जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके साथ डील करता है, तो वो कौन सा है, वो है पार्ट नंबर 17 जो ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ डील करता है। इलेक्शन कमीशन के साथ कौन सा पार्ट डील करता है, तो पार्ट नंबर 15 इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है। सुनते रहिए, जब आप सुनते रहेंगे ना तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो दिमाग में बैठ जाएंगी। पढ़ना तो किताब से ही पड़ेगा इनको फाइनली।
क्योंकि एक बार आपको वहाँ से ये याद करने ही पड़ेंगे, फिर आप यहाँ से रिवाइज अच्छे से कर पाएंगे। तो पार्ट 15 हमने जान लिया, पार्ट 17 हमने जान लिया, और पार्ट नंबर 18 भी ध्यान रखना है, इमरजेंसी के प्रोविज़न इसमें दिए गए हैं। पार्ट नंबर 20 भी ध्यान रखना है, पार्ट नंबर 20 में जो है वो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल में आती है, कौन सा आर्टिकल जो है वो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की। ठीक है, कल भी हमने एक ट्रिकी सा क्वेश्चन जो था वो डिस्कस किया था, बहुत अच्छा रिस्पांस आपका वहाँ पर मिला था। एक और क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछता हूँ उसी तरह का। एडवोकेट जनरल होते हैं ना स्टेट में, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ये स्टेट के, ये अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं ये आपने ध्यान रखना है, और ये रिमूव किस तरह से होते हैं वो आपने कमेंट करके बताना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है सर्च करना, टेस्ट सीरीज़ का मैंने आपको बता दिया है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।